नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लौह संस्कृति किस तरह से भारतीय समाज में शामिल हुई और इतिहास के क्रम में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बाद लौह संस्कृति जब आती है, उसने कृषि व्यवस्था को किस प्रकार से परिवर्तित, उसने सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से परिवर्तित किया, उसने राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और हम कहें कि ओवरऑल पूरे समाज को किस तरह से परिवर्तित कर दिया, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मेंस में इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। दूसरा, इतिहास के एक विकास क्रम के रूप में जब आप बौद्ध पढ़ेंगे, जब आप जैन पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह से हुआ, किस तरह से सोसाइटी इतनी ज्यादा बदल गई, उसके एक क्रम के रूप में इसको हम समझेंगे। हम कुछ प्रश्नों को भी अगर देखें जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो 2011 में आपका एक प्रश्न पूछा गया जो डायरेक्ट लौह संस्कृति से था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास में लौह तकनीक के प्रारंभ का मूल्यांकन कीजिए। कि लौह तकनीक किस प्रकार से प्रारंभ हुई, उस पर हमको मूल्यांकन करना था। एक प्रश्न आया था 2011 में। 2020 में GS1 के पेपर में पूछा गया एक प्रश्न जो इनडायरेक्टली कनेक्ट होगा लौह संस्कृति से। इसने प्रश्न पूछा कि वर्तमान में लौह एवं इस्पात के कच्चे माल से स्रोत से दूर स्थित उदाहरणों सहित कारण बताइए। फिर हम देखेंगे विश्व में लौह एवं इस्पात उद्योग में स्थानीय प्रतिरूप परिवर्तन का विवरण दीजिए। ये 2014 में। तो एक प्रश्न आप देख रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट आपसे पूछा गया और बाकी बचे दो प्रश्न आपसे इनडायरेक्टली पूछे गए। ये टॉपिक डायरेक्ट साइड एग्जाम्स में कम पूछा जा रहा है, लेकिन यूपीएससी का जिस तरह से पैटर्न बदलता है कि वो किसी एक टॉपिक को उठा के कई से प्रश्न पूछ लेता है, तो उस रेफरेंस में भी ये काम आएगा। और सबसे ज्यादा काम आने वाला है ये कि आप ये समझ पाएंगे कि इतिहास में परिवर्तन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप में शुरुआती स्थलों को देखें जहां से हमको लोहे की प्राप्ति, तो हमको एक स्थान मिलेगा मल्हार, एक मिलेगा राजा नल का टीला, दादूपुर, चखेड़ा, आहार, नगदा, वतगल, हल्लूर। तो ये सारे वो फेमस स्थल है जहां से हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। हम देख पा रहे हैं कि लगभग पूरे भारत में हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे, अलग अलग जगहों से मिलेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम में मिलेंगे। अब हम ये समझे कि जो लौह तक इसका क्या प्रभाव हुआ था समाज। यदि हम इतिहास को देखें तो हमको मिलता है कि जो दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का काल, दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का काल मतलब 2000 ईसा पूर्व का काल, इस काल के आसपास से ही हमको लोहे के कुछ उपकरण देखने को मिलते हैं। हम देखेंगे कि 1000 से 8000 ईसा पूर्व के आसपास उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्से में इसका काफी बड़े स्तर पर उपयोग होने लगता है। 800 से 500 ईसा पूर्व के आसपास देखेंगे तो हमको लोहे का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग मिलता है। अब इसमें आप देखिए कई चीजें समझने वाली, जैसे एक चीज आपकी होगी कि हमको लोहे के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले। दूसरा, हमको लोहा कृषि में कहाँ प्रयुक्त मिल रहा है। फिर हम देखेंगे जो आपका लोहा है वो दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। जब ये इस स्थिति में आएगा कि लोहा कृषि में भी प्रयुक्त होगा खूब ज्यादा और लोहा दैनिक उपयोग में भी खूब प्रयुक्त होगा, तब हम इसे कहेंगे लौह संस्कृति। जब प्रारंभिक स्तर पे हमको लोहा मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, हम उसको लौह संस्कृति नहीं कहेंगे, लेकिन लोहे की हमको शुरुआत मिलने लगेगी। तो जो आप ये देख रहे हैं 2000 ईसा पूर्व के आसपास का काल, यहाँ से शुरुआत मिलेगी। फिर जब आप देखेंगे 1000 से 800 ईसा पूर्व का, तो हमको उपयोग होता मिलेगा इस धातु का। लेकिन जब हम 800 से 500 ईसा पूर्व के आसपास आएंगे, तब यह लोहा एक संस्कृति के रूप में डेवलप हो जाएगा, मतलब इसकी प्रमुख भूमिका होगी समाज में। और इन सब में सबसे फेमस हमको मिलेगा गंगा नदी घाटी का, जहां पे इस लौह संस्कृति के कारण सबसे ज्यादा परिवर्तन होगा। कैसे? लोहा ढूंढा जाएगा, लोहे से जो गंगा नदी घाटी का क्षेत्र, यहाँ पे जो आपके वन होंगे, इन वनों को क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा। तो अगर हम देखें तो आपका गंगा का क्षेत्र है, इस गंगा के क्षेत्र से वन साफ होंगे और जब ये वन साफ होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कृषि होगा। जब आपका कृषि होगा तो यहाँ पे उत्पादन होगा, उत्पादन से अधिशेष बचेगा और ये अधिशेष कर संग्रह के रूप में होगा। फिर हमको क्या मिलेगा, एक राजतंत्र धीरे धीरे विकसित हुआ मिलेगा, क्योंकि अधिशेष पे हिस्सा किसका होगा, इसी को लेकर विवाद होगा और राजतंत्र जैसी व्यवस्था देखने को हमको मिलेगी। लेकिन जब हम लौह तकनीक के विषय में पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो तरीके के विवाद आते हैं। पहला विवाद ये आता है कि इतिहास पर किसी तकनीक का कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बात कर रहे हैं लौह तकनीक, तो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में किसी तकनीक का कितना प्रभाव पड़ता है, उसका दायरा क्या है, हम उसको किस प्रकार से निर्धारित कर रहे हैं। दूसरा, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय काल में हमको लोहे के प्रमाण मिल रहे थे, तो इसके जो हमको साहित्यिक प्रमाण मिलेंगे, मतलब जो शास्त्रों में लिखे या पुस्तकों में लिखे प्रमाण है, और जो पुरातात्विक साक्ष्य है, उन दोनों में क्या कोई विरोधाभास है या उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, वो हमको चेक करना पड़ेगा।
तो पहला कि किसी तकनीक का इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ हम बात करेंगे लोहे की, लोहे का इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा, जो हमको साहित्यिक साक्ष्य मिलेंगे और पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे जब आपका पहली 6 शताब्दी ईसा पूर्व का काल, और हम बात करेंगे गंगा नदी, तो हम देखेंगे कि जो आपका गंगा नदी घाटी है ये आपका केंद्रीय भूमिका में रहेगा। 6 शताब्दी का मतलब 1000 बीसी की हम यहाँ पे बात, तो गंगा नदी घाटी का क्षेत्र ही आपका केंद्र में रहेगा। लेकिन हमको पुरातात्विक जो साक्ष्य मिलेंगे वो इस टाइम फ्रेम को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे डीडी कोसाम्बी का मानना था कि जो आपके इंडो आर्य, इन लोगों ने पूर्ववर्ती गमन सिर्फ इसलिए किया कि वो जो बिहार क्षेत्र के लौह अयस्कों पर नियंत्रण कर, तो उत्तर भारत में इनका आगमन होता है या उत्तर भारत में इनकी संस्कृति डेवलप होती है, किसकी, इंडो आर्यन। अब ये इंडो आर्यन लौह अयस्कों पर नियंत्रण करने के लिए ही अपने से दक्षिण तरफ बिहार की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद ये प्रमाण देते हैं कि देखो मगध का उत्कर्ष हम देखें, और मगध का उत्कर्ष इसलिए हुआ था क्योंकि जो बिहार का क्षेत्र है या फिर हम कहें दक्षिण बिहार का क्षेत्र, वहां पे लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में, और उस पर अधिकार किसका हो गया, मगध का, इसलिए हमको मगध इतना ताकतवर मिलेगा। अब इसका विरोध कैसे होगा, विरोध ये होगा कि देखो उपमहाद्वीप के और हिस्सों में भी तो हमको लौह मिलता है, हमने अभी भी देखा हमको अलग अलग हिस्सों में लौह मिल रहा है। अगर और हिस्सों में भी लौह मिल रहा है तो इन सबकी स्थिति मगध जैसी हो जानी चाहिए थी, मतलब ये सब ताकतवर हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो हमको मिलता नहीं है। तो लोहे की वजह से ही मगध इतना ताकतवर हुआ, इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मतलब सभ्यता का विकास या फिर मगध जैसी बड़ी राजनीतिक शक्ति का विकास सिर्फ लोहे की वजह से हुआ, इस बात को मानना संभव नहीं है। और यहाँ पे भी उदाहरण दिया जाएगा कि अतरंजी खेड़ा एक जगह है, अतरंजी खेड़ा में हमको लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन अतरंजी खेड़ा लोहा कहाँ से मंगा रहा था, आगरा और ग्वालियर के बीच की पहाड़ियों से यहाँ पे सप्लाई, ये बिहार से लोहा नहीं मंगा, मतलब अतरंजी खेड़ा एक दूर के क्षेत्र से लोहा मंगवा रहा है और अपने क्षेत्र का विकास कर रहा है। तो लोहा स्थानीय रूप से इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लोग ट्रांसपोर्टेशन करके भी लोहा ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और उसका उपयोग कर रहे थे अपनी सभ्यता के साथ। तो लोहे के निकट होने से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ नहीं मिल पा रहा था, ये बात दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। आर.एस. शर्मा का हमको एक तर्क मिलता है जो बात करते हैं गंगा घाटी की। ये कहते हैं कि गंगा घाटी का जो क्षेत्र है वहां पे हमको जो कृषि का विस्तार मिलेगा वो लोहे के बने हल से ही संभव है। प्रारंभ में आप देखेंगे आपको लकड़ी के हल मिलेंगे, और इन हलों को उन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ की भूमि काफी नम हो, आसानी के साथ जहाँ पे कृषि की जा सकती है। जब इस लोहे का विकास, तो जो गंगा नदी घाटी का, इस नदी क्षेत्र में पहली चीज तो जंगलों की सफाई होगी कुल्हाड़ों से, और फिर जब कृषि की जाएगी और जिस हल की आवश्यकता होगी वो किसके बने होंगे, लोहे के बने होंगे। हमने उदाहरण देखे थे कि 6 बैल, 12 बैल, 24 बैल, इस तरह के बैलों की जोड़ी मिलती थी जो कृषि कार्य में लगी थी और हलों को खींचती थी, और ये जिस फोर्स के साथ हलों को खींचते थे वो फोर्स लोहे का हल ही झेल सकता था, ये बात भी हमने देखी थी। तो आर.एस. शर्मा का तर्क है कि गंगा नदी घाटी में जो कृषि का विस्तार हो रहा है वो लोहे के हल के कारण ही हो रहा है, और इसी के कारण, तो लोहे के हल से कृषि हो रही है, इसके कारण क्या हो रहा है, अधिशेष उत्पादन हो रहा है। और जब ये अधिशेष उत्पादन हो तो जो उत्तर वैदिक काल की आपकी व्यवस्था थी, जैसे बलि प्रथा, और उस आर्थिक पशुओं की बलि दी जा रही, जिसकी वजह से पशु कम पड़ रहे थे, किसके लिए, कृषि के लिए, उस पे अलग अलग विचारों के लोग आघात करेंगे, मतलब उसका विरोध करेंगे। और जब ये विरोध करेंगे तो हमको जैसे दर्शन मिला था देखने को, हमने दर्शन की बात की थी कि पुराणों में किस तरह के दर्शन मिलते हैं या उपनिषदों में किस तरह के दर्शन मिलते हैं। तो जब हम स्पेशली बात करेंगे पुराणों की, तो ये विरोध करेंगे कि ये व्यवस्था गलत है, और उसी रेफरेंस में फिर हमको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरह के एक बड़े धार्मिक संप्रदाय भी हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन इनपे भी प्रश्न उठाया जाता है, और इस पे प्रश्न उठाया है, इस पे आर.एस. शर्मा के विचार, ए घोष और निहार रंजन ने प्रश्न उठाया है। ये कहते हैं जो गंगा नदी घाटी का क्षेत्र, उस नदी घाटी के क्षेत्र के वनों को साफ करने के लिए हमको उन वनों को जलाना होगा, काट के वो वन समाप्त नहीं होंगे या कम नहीं होंगे, इतने घने वन थे वो, तो इन वनों को जला के ही समाप्त किया गया है। और ये काम काफी धीरे धीरे हुआ और क्रमिक रूप से हुआ, मतलब इन वनों को बहुत धीरे धीरे और क्रमिक रूप से समाप्त किया गया। लोहे ने एकदम से इस व्यवस्था को नहीं बदला है। और ये कहते हैं कि जब हम बात करते हैं NBPW का, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड
वेयर की जब हम बात करते हैं, इन मृदभांडों को हमने डिटेल में देखा। तो जब हम इस मृदभांड काल की बात करते हैं, उसी काल से हमको ये दिखने लगता है कि जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। और इसी क्रम में मतलब विकास के एक धीरे धीरे क्रम में या विकास के बढ़ते हुए क्रम में जब हम पहली 6 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आते हैं गंगा घाटी क्षेत्र में, तो हमको सामाजिक और राजनीतिक रूप में ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब इनका मानना है कि लोहा एकदम से समाज में बड़ा परिवर्तन कर देता है, ऐसा संभव नहीं है। जबकि आर एस शर्मा का तर्क है कि लोहा एक प्रमुख केंद्र भूमिका में रहा समाज के तीव्र परिवर्तन में। अब एक दूसरा तर्क देखते हैं जो है मक्खनलाल। मक्खनलाल कहते हैं कि बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई लोहे के कुल्हाड़ों से अथवा कृषि अधिशेष उत्पादन के लिए लोहे के कृषि उपकरणों को सौंप देना निराधार। इनका तर्क है कि जो आपका पीजीडब्ल्यू मिलता है, पीजीडब्ल्यू मतलब पॉलिश्ड ग्रे वेयर का काल, वहां हमको लोहे के उपयोग के साक्ष्य मिलेंगे। और वहीं जब हमको उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड मिलता है वहां भी हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। पर इन दोनों में हमको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब लोहे के साक्ष्य हमको प्रारंभ में भी मिलेंगे, लोहे के साक्ष्य हमको बाद में भी मिलेंगे, लेकिन उनकी वजह से एकदम से कोई बड़ा परिवर्तन हो जाता है ये हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये कहते हैं कि लोहे का उत्पादन और इसका तकनीकी ज्ञान जो होता है उससे कृषि अधिशेष उत्पादन और नगरीकरण के लिए जो आवश्यक शर्त ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि हमको जो बिहार में लौह उत्पादन का केंद्र मिलता है या बिहार में जो हमको लोहे के रिजर्व मिलते हैं उनका उपयोग इस समय तक हो ही नहीं रहा था। और ये कह रहे हैं कि देखो जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है ये 17वीं और 16वीं शताब्दी तक मतलब 16वीं 17वीं शताब्दी तक या हम कहें अंग्रेजों के आने तक एक सघन वनों का ही प्रदेश रहा। तब यहाँ पे वन बहुत घने रहे जब तक भारत में अंग्रेज नहीं आते हैं तब तक लगा। और इनके हिसाब से अंग्रेजों ने जब भारत में रेलवे का विकास, उस रेलवे के विकास के दौरान जो वनों की कटाई वो प्रमुख कारण बना गंगा के मैदानी क्षेत्र को बनाने में या यहाँ से वनों को कम करने में। तो अब देखिए इनका तर्क क्या है कि कृषि की आवश्यकता ने, लोहे के विकास ने, अधिशेष उत्पादन की लालसा ने, इन सब ने मिलकर गंगा के मैदानी क्षेत्र को नहीं बनाया, मतलब वहां से वनों को समाप्त नहीं किया। बल्कि जब 16वीं और 17वीं शताब्दी का हम काल कर देखेंगे या हम कहें जब हम ब्रिटिश एरा को देखेंगे, उस ब्रिटिश एरा के दौरान इन वनों को साफ किया जाएगा। इसलिए ताकि रेलवे लाइनें बिछाई जाएं, प्लस इन वनों के जो उत्पाद है, लकड़ी जो इनकी है, उनका उपयोग रेलवे लाइन के उत्पादन में किया जाए। दूसरा, कृषि का जब किया जाएगा कॉमर्शियलाइजेशन, तब कृषि का होगा औद्योगिकरण, और जब कृषि का औद्योगिकरण होगा उस दौरान भी इन वनों की कटाई होगी। तो इसको ये प्रमुख रीजन मानते हैं। अब हम निचोड़ रूप में देखें तो हमको कुछ चीजें बिल्कुल साफ साफ समझ में आती। पहली चीज, जो गंगा नदी घाटी का यहाँ पे हम देखेंगे लौह तकनीक का उपयोग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ही शुरू हो, ये चीज हमको देखने को मिलती है। मतलब हमको साक्ष्य मिल जाते हैं कि इस क्षेत्र में लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ही लोहा उपयोग होने लगा। और उसमें हम देखेंगे ब्लैक एंड रेड मृदभांड का जब काल आएगा और चित्रित धूसर मृदभांड का काल आएगा, उसी काल के दौरान ही हमको लोहा यहाँ पे देखने को मिलने लगा। हम देखेंगे जो आपका NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का जो लोहे के लिए सबसे ज्यादा फेमस, और इसके बर्तन आपको हमने जैसे बात की थी कहाँ मिल रहे थे, मौर्य काल में ज्यादा देखे, उससे पहले ही लोहे का उपयोग प्रारंभ हो चुका था। दूसरी बात जो है, जो औपनिवेशिक काल की बात की जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया और किस लिए, रेलवे लाइन के विकास। और उसके साथ साथ एक राजन गुरुक्कल है, इनका तर्क है कि जो लोहे का हल था उसका उपयोग उन क्षेत्रों में ज्यादा हुआ जहां अधिक सिंचाई की व्यवस्था, मतलब अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी तो उन क्षेत्रों में लोहे का उपयोग उस आधार पे नहीं हुआ या उस लेवल पे नहीं हुआ। ये उदाहरण देते हैं कि देखो जो लोहे का उपयोग, उसका ज्ञान तो हमको हो गया, लेकिन हम तब भी देखते हैं जो आपका तमिल क्षेत्र, वहां पे युद्ध और लूटपाट की घटनाएं लगातार होती रहेगी। मतलब जिस तरह से गंगा नदी घाटी में कृषि का विकास होगा उस तरह का विकास हमको तमिल के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। तो लोहा क्योंकि वहां भी तो था पर उस तरह का विकास नहीं हुआ, तो मात्र लोहे के विकास से ही सभ्यता हुआ, ये चीज भी हमको देखने को मिल रही है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि दक्षिण में आप जब देखेंगे या दक्षिण में तमिल के अलावा क्षेत्रों में भी आप देखेंगे तो वहां भी आपको लोहे के प्रमाण मिलेंगे, लेकिन उस समाज का भी सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण नहीं हुआ। अब यहाँ जो बात निकल के आई कि लोहा क्या है, सहायक भूमिका, मतलब लोहे की वजह से अधिशेष उत्पादन में मदद मिली, लेकिन सिर्फ लोहा ही वो कारण था जिसकी वजह से अधिशेष उत्पादन हुआ, ये बात कहना गलत होगा। लोहे ने एक सहायक की भूमिका निभाई,
लेकिन लोहा केंद्र में नहीं था कि लोहे की वजह से ही ये सब कुछ। अगर हम देखें कि विश्व स्तर जो ताम्रकांस का युग है, उसके बाद लौह युग का प्रारंभ हुआ। लेकिन अब हमारे सामने ऐसे कई सारे प्रश्न हो जाते कि तांबे से जो लोहे की संक्रमणकालीन ये व्यवस्था है, मतलब तांबे से लोहे में जब ट्रांसफर हुआ मनुष्य, तो उसमें कई सारी चीजें हमारे सामने खड़ी हो जाती है। पहले कि अगर हमारे पास लोहे के जो गलाने की प्रक्रिया है, हम तांबा गला के हथियार बना रहे थे, एलॉय बना रहे थे तांबा और टिन को आपस में मिला के, तो लोहे गलाने की जो प्रक्रिया है, क्या ये एक आकस्मिक घटना, मतलब एकदम से लोगों ने सीख लिया कि लोहे को कैसे गलाया जाए, या तांबे की जो गलाने की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से ही संबंधित एक विशेष प्रकार का प्रयोग, मतलब जो तांबा गला रहे थे लोग, उसी में कुछ एडवांसमेंट हुआ जिसकी वजह से लोग लोहे को गलाने लगे, क्योंकि लोहे के साक्ष्य मिलना प्रारंभ होंगे पहले से, पर उनका एक हथियार के रूप में, उनका अपने प्रयोग की वस्तुओं बनाने के रूप में वो प्रयोग हमको बाद में देखने को मिलेगा। हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न कि ये जो लोहे का गलाने का काम है और इनसे उपकरण तैयार करने का जो काम ये करता, ये वही ताम्रकार थे जो तांबे से हथियार बनाते थे, उनकी तकनीकी क्षमता थी, या लोहे का जो हथियार बन रहा है या लोहे के जो उपकरण बन रहे हैं उनके लिए किसी एक बहुत बड़ी तकनीकी का डेवलपमेंट हुआ, एक बहुत बड़ी तकनीक कोई निकल के आ गई, या लोगों ने कोई एक नई तकनीक सीखी जिसकी वजह से लोहा बनाया जाने लगा। एक प्रश्न और उठता है, जब तांबे और कांसे का प्रयोग कई सदियों से, तो मनुष्य ने उस समय लोहे का उपकरण क्यों? आप पूरी लौह सभ्यता को समझने के लिए इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा और हो सकता है इंटरव्यू में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाएं कि हमको बताइए लोहे की गलाने की जो तकनीक है वो किस तरह से, वो तांबा गलाने की तकनीकी पता थी, उसमें ही कुछ एडवांसमेंट हुआ, या किस तरह से ये पूरी व्यवस्था निकल के आई हमारे सामने कि लोहे के हथियार बनाना हमने सीख लिया। ये काम किया किन लोगों ने? क्या वही ताम्रकार या जो तांबे के हथियार बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने ही ऐसी कैपेसिटी डेवलप कर ली कि वो लोहे के हथियार बनाने लगे, या कुछ और विशिष्ट लोग थे जिन्होंने लोहे की तकनीक को इजाद किया? फिर हमसे ये पूछा जाता है कि हम तांबा पहले गला रहे थे, तो हमने उस समय लोहा क्यों नहीं गलाया? क्योंकि टिन और तांबे को मिला के हम कांच से बना रहे थे, तो हमने लोहा उस समय क्यों नहीं गलाना प्रारंभ किया, या उस समय हमने लोहे के उपकरण बनाना क्यों नहीं शुरू किया? अब इसके हमको बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। पहले हम तकनीकी पहलू को हम देखते हैं कि तांबा आपका 1083 डिग्री सेल्सियस पे गल, वहीं जब हम लोहे की बात करेंगे तो लोहा गलेगा 1534 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब एक बहुत ज्यादा तापमान हमको चाहिए तांबा गलाने की तुलना में लोहे को गलाने। अब अगर इस तरह का हमको तापमान चाहिए तो हमको भट्टी भी चाहिए, इसमें लोहे को गलाया जाएगा, उस तरह की हमको भट्टी भी चाहिए जो तांबे से लगभग 1.5 गुना एडवांस। और लोहा क्योंकि ज्यादा लंबे टाइम में गलेगा, तो एक तो टेम्परेचर ज्यादा हो, दूसरा हमको जो समय लगेगा इस लोहे को गलाने में वो भी एक ज्यादा टाइम फ्रेम लगेगा, तो हमको एक बहुत मजबूत भट्टी चाहिए। दूसरा, तांबे में हम देखेंगे जो आपकी अशुद्धियां हैं वो कम मिलेंगी, लोहे में जो आपकी अशुद्धियां हैं वो हमको ज्यादा मिलेंगी, और जो लोहा गलाने की पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भी हमको एक बड़ा चेंज मिलेगा तांबे की तुलना में। क्योंकि देखेंगे कि जब हम लोहा बनाएंगे तो हमको पहले 1250 डिग्री सेल्सियस पर इसकी अशुद्धियों को दूर करना होगा, फिर हमको एक एयर प्रेशर चाहिए जो लगातार बना रहे इस भट्टी में, जिससे जो लगातार ईंधन की जरूरत है वो पूरी होती रहे। लोहा गलाने के लिए हमको जो टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं होना, वो टेम्परेचर लगातार बना रहना चाहिए। और जब हम देखेंगे जो आपका फ्लक्स का उपयोग करेंगे तो हमको बहुत बारीकियों की जरूरत होगी। अब ये फ्लक्स क्या है? फ्लक्स एक प्रकार की सामग्री है जो लोहे को गलाने में सहायता। फ्लक्स गले हुए अयस्क में मिलाया जाता है और ये जो लौह अशुद्धियां हैं, लोहे से जुड़ी जो अशुद्धियां हैं जो उसमें उपस्थित रहती हैं, वो इस फ्लक्स में जाके सट जाती हैं या उससे चिपक जाती हैं, और जिससे हम शुद्ध लोहे को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे जब हम स्टील का उत्पादन करेंगे वहां लोहे को कार्बन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन। तो हम देख रहे हैं जो टेक्निकल पार्ट है लोहे को गलाने का, तांबा वर्सेस लोहा हम देख रहे हैं। तो तांबा कम टेम्परेचर पे कम टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ गलाया जा सकता है, लेकिन लोहा को गलाने के लिए या लोहे को गलाने के लिए हमको ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट चाहिए, ज्यादा मजबूत भट्टी चाहिए, ज्यादा अच्छी एयर सप्लाई चाहिए, सप्लीमेंट भी हमको चाहिए जिससे हम अशुद्धियों को हटा सकें, टेम्परेचर भी हमको ज्यादा चाहिए, लंबे समय तक हमको ज्यादा इन भट्टियों को जलाना है और लगातार टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ये तो इसका टेक्निकल पार्ट हो गया कि क्यों हमने लोहे को बाद में गलाया या क्यों हमने लोहे के जो उपकरण है उनको बाद में बनाना सीखा। और तांबा हमारे लिए किस तरह से आसान था। तो अगर आप देखें, ये आपकी देखिए भट्टी है और
इसमें लोहे को गलाया जाएगा। तो ये भट्टी बहुत मजबूत होनी चाहिए, यहाँ टेम्परेचर लगातार इक्वल होना चाहिए, ये मजबूत इतना हो कि इस टेम्परेचर को झेल भी पाए, लगातार एयर सप्लाई हमारे पास होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें हमको जरूरत होंगी, किस लिए? जब हम लोहे को गलाएंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या ये इंप्रूवमेंट एकदम से हुआ। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमको ताम्रपाषाण स्थल मिलेंगे जहां से हमको लोहे के साक्ष्य भी मिलने लगेंगे। इसमें आपका लोथल, मोहनजोदड़ो, पिराक, अल्लादीनो, आहार, गुफकराल, इन सारे स्थलों पे हमको ताम्रपाषाण के साथ साथ लोहे के भी छोटे मोटे उपकरण मिलने लगेंगे। और ये भी हमको पता लगता है कि ताम्रपाषाण काल के ही कुछ लोग जिनको लोहा गलाना आता है या लौह अयस्क से लोहा गलाने का काम आता है, मतलब ये कोई डिफरेंट लोग नहीं है, बल्कि ताम्रपाषाण काल के ही लोग हैं जिनको तांबा गलाना आता है, और वो साथ ही साथ लोहे को भी एक सीमित मात्रा में गला रहे थे और हथियार बना रहे थे। और हम देखेंगे कि इन्हीं भट्टियों में अचानक कभी कभी लोहे को गलाने का काम भी हो गया। क्यों? क्योंकि जो तांबा है उसके अयस्क के साथ हमको एक चीज मिलती है जिसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड, या फिर जब हम उपयोग करते हैं हेमाटाइट फ्लक्स का, जिसका उपयोग किस लिए करेंगे? तांबे के अयस्क को गलाने के लिए। उस समय हमको लोहा भी इसके साथ गलाया जाता है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो अयस्क के साथ लोहा गलाने के साक्ष्य हमको मिलते हैं अलग अलग स्थानों से, और वो स्थान कौन से हैं? ताम्रपाषाण युग के, या वो स्थान जहां तांबा गलाया जाता था। लेकिन ये सारी स्थिति अभी कहां तक बन रही है? बिल्कुल प्रारंभिक स्तर तक, या हम कहें प्रायोगिक तौर पे एक प्रैक्टिकल के रूप में हमको थोड़े थोड़े इस तरह के साक्ष्य मिलेंगे। क्योंकि हम देखेंगे कि जहां तांबा गलाया जाएगा उन सारी जगहों से हमको लोहे के अयस्क नहीं मिलेंगे। एक रीजन और दिया जाएगा कि जब ये लंबा व्यापार, मतलब बहुत दूर दूर से जहां तांबा मंगाया जाता और राजनीतिक व्यवस्थाएं बनने लगेंगी, फिर क्षेत्र बनने लगेंगे, और जब क्षेत्र बनने लगेंगे तो ये जो लंबे व्यापार हैं इनको किया जाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। और जब ये कठिन हो जाएगा तो लोगों के पास जो अपने पास संसाधन, मतलब लोहे के संसाधन लोगों के पास जो थे, अब उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो लोहे के इन संसाधनों का प्रयोग करें किसकी जगह पे? तांबे की जगह पे। क्यों? क्योंकि तांबा अब उनको दूर से मंगाना है, तो वो लोहे का प्रयोग करने लगेंगे। इन सबके दौरान वो इन भट्टियों का विकास करेंगे धीरे धीरे, जिसमें ये लोहे को बना पाए। और जब इन्होंने बाद में देखा कि लोहा तांबे से ज्यादा मजबूत, मतलब पहले तो इन्होंने शुरू किया किसी तरीके से, लेकिन जब ये देख लिया कि ये तो तांबे से बहुत अच्छी धातु है, भले ही इसको थोड़ा मुश्किल से हम बनाते हैं, लेकिन एक बार बना लेते हैं ये तो बहुत मजबूत है, बहुत अस्थायी है, लंबे समय तक चलेगी और हम बहुत अच्छे तरीके से इससे काम कर सकते। फिर उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर दिया लोहे पे, और धीरे धीरे लोहा ही इनकी प्रमुख भूमिका में आ गया। लेकिन एक चीज हम ध्यान रखें, ये जो लोहे की तकनीकी है इसका जब विकास होगा, इसको हम लौह सभ्यता नहीं कहेंगे या लौह युग की शुरुआत नहीं कहेंगे। हम लौह युग की शुरुआत तब कहेंगे जब हमारे दैनिक जीवन में लोहा उपयोग होने लगेगा, कृषक समाजों में लोहा उपयोग होने लगेगा, तब हम यह मानेंगे कि यह लौह युग की शुरुआत है। मतलब शुरुआती चरण को ही हम ये नहीं मान लेंगे कि लौह युग की शुरुआत हो गई, कि लोहा अभी डेवलप होना शुरू ही हुआ, उसको हम मान लेंगे कि यह लौह तकनीक की शुरुआत है या लौह युग की शुरुआत है। हम लौह युग की शुरुआत तब मानेंगे जब दैनिक जीवन में लोहा उपयोग होने लगेगा, कृषि में लोहा उपयोग होने लगेगा, तब हम ये मानेंगे कि यह लौह युग की शुरुआत। इस पे एक रिसर्च मिलती है चक्रवर्ती, ये कहते हैं कि औद्योगिक अवस्था मतलब जब लोहे का उद्योग के रूप में उत्पादन किया जाने लगेगा। ये कह रहे हैं कि औद्योगिक अवस्था से पहले भी हमको भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग सभी स्थानों पे लोहे का छोटा मोटा उपयोग देखने को मिलेगा। अगर हम अध्ययन करें जो आपके उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ, उससे हमको ये पता लगता है कि जो सिंधु गंगा विभाजन क्षेत्र या ऊपरी नदी घाटी क्षेत्र है, में 1000 से 500 ईसा पूर्व के आसपास ही लोगों को लोहे की जानकारी थी, और इसका सीमित स्तर में कृषि में प्रयोग किया जाने लगे। लेकिन हमारे सामने समस्या क्या आती है कि हमारे सामने जो पुरातात्विक साक्ष्य वो नहीं मिलते हैं उत्तर वैदिक काल की ग्रंथों से। लेकिन हमारे सामने जो समस्या आती है वो क्या, कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो मैच नहीं होते हैं उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से। इसलिए हम ठीक से ये नहीं कह सकते कि लौह युग की शुरुआत कब हुई या लोहा दैनिक जीवन में कब प्रवेश कर गया। अगर हम देखें जो उपमहाद्वीप का क्षेत्र है, तो ऐसे 6 क्षेत्र हैं जहां पे लोहे का उपयोग शुरू हुआ। हम क्षेत्र वाइज बांट के देखना चाह रहे हैं कि लोहा कहां कहां किस किस रूप में सबसे पहले उपयोग हुआ। तो हम पहला क्षेत्र देखेंगे उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान का क्षेत्र, गंगा सिंधु विभाजन क्षेत्र या ऊपरी गंगा नदी घाटी का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मालवा तथा मध्य भारत का क्षेत्र, विदर्भ, दक्कन और
दक्षिण भारत। तो हम 6 भागों में बांट के ये देखेंगे कि किस किस स्थान पे हमको लोहे के किस किस तरह के साक्ष्य मिलेंगे। हम जितने भी लौह के केंद्रों की बात कर रहे हैं, मतलब पीछे के 6 केंद्र हमने बात, उन सबकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनके साथ हम देखेंगे कि ये लौह अयस्क के स्रोत हैं जो उनके बहुत नजदीक उपस्थित क्षेत्र हमको मिलेंगे। इतिहास के क्रम में आप देखेंगे शुरुआती काल में एक भ्रांति आपको देखने को मिलेगी, मतलब लोगों में वहम था, वो हमको देखने को मिलेगा। वहम क्या था कि भारत में जो लोहे की शुरुआत, उसमें जो प्रमुख योगदान है वो इंडो आर्यन लोग। लेकिन इस पे जब रिसर्च करेंगे चक्रवर्ती, तो वो इस बात को क्लैरिफाई करेंगे कि हमारे पास देखो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जो लौह तकनीकी है ये पश्चिम एशिया से या किसी अन्य क्षेत्र से आया है या इनके किसी क्षेत्र का प्रभाव। लोहा हमको भारतीय क्षेत्र में ही विकसित मिलता है और स्थानीय रूप से हमको विकसित मिलता है। ये बात ठीक है कि जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है या फिर हम कहें जो गंगा नदी घाटी का, यहाँ हमको शुरुआत पहले मिली, लेकिन ये किसी पश्चिम एशिया के क्षेत्र से आया या किसी अन्य क्षेत्र से आया, इस बात का कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं है। तो जो पहली भ्रांति थी कि इंडो आर्यन की वजह से ये विकसित या पश्चिम एशिया की वजह से ये विकसित हुई, इस पे बिल्कुल स्पष्ट तर्क है किसका, चक्रवर्ती जी का। ये नेटिव थी, स्थानीय थी और यहीं से इसकी शुरुआत। गंगा नदी घाटी क्षेत्र में हमको पहले ये मिल रहा है और यूपी के कुछ स्थलों पे देखें तो ये काफी लेट तक भी हमको मिल रहा है, काफी पीछे के समय तक भी हमको मिल रहा है। शुरुआत गंगा नदी घाटी क्षेत्र में हमको ज्यादा देखने को। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि जिन क्षेत्रों पे हमको प्रमाण नहीं मिल रहा है या हम मान रहे हैं कि यहाँ लोहे की शुरुआत बाद में या ये क्षेत्र लोहे के एरिया में कुछ पिछड़े हुए थे, तो उसमें ये तर्क दिया जाता है कि दरअसल इन क्षेत्रों की अभी खोज ही नहीं हुई है, या ये भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में जो लोहे का उपयोग है वो देर से शुरू हुआ हो। तो दो तर्क है, एक इन क्षेत्रों में लोहे का उपयोग देर से शुरू हुआ हो, इस बात की भी संभावना है। दूसरी संभावना यह है कि इन क्षेत्रों में अभी उत्खनन ही उस स्तर का नहीं हुआ है कि इनकी सभ्यता का हमको डिटेल में अध्ययन मिल सके। और यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है कि जो आपका असम है, उड़ीसा है, गुजरात, इन क्षेत्रों पे ऐतिहासिक काल के पहले लोहे के उपयोग के कोई साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। वही कहते हैं कि पंजाब का जो क्षेत्र, सिंध का जो क्षेत्र है, इनकी स्थिति अभी भी हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। तो जो हमको दो चीजें समझ में आई, एक इंडो आर्यन इसको नहीं लेके आए थे, दूसरा गंगा नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो अग्रणी भूमिका में रहा इसके लोहे के उत्पादन में। हम जब देखेंगे आपके महाजनपद के काल को, तो जो महाजनपद के क्षेत्र है वो मुख्यतः आपको कहाँ विकसित मिलेंगे, उत्तर भारत में। अश्मक को अगर छोड़ दें तो हमको ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, उत्तर भारत में। एक समय काल हम और देखें जिसको कहते हैं भारतीय महापाषाणों का, महापाषाण सभ्यता को हमने डिटेल में देखा। लेकिन दक्षिण भारत के रेफरेंस में जब हम महापाषाण काल को देखेंगे या इस सभ्यता को देखेंगे तो हमको इसका एक अलग रूप देखने को मिलेगा। जो आपका महापाषाण शब्द है, इसको जब हम ग्रीक भाषा में देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्द, मेघास और लिथोस। तो मेघास और लिथोस शब्द से मिलकर ये बना है। मेघास का मतलब होता है बड़ा और लिथोस का मतलब होता है पत्थर। तो बड़ा पत्थर, इन दो शब्दों से जुड़कर बना है क्या, महापाषाण काल या इसका नाम। हम जब महापाषाण संस्कृति को देखेंगे तो हमको बहुत सारे स्मारक देखने को मिलेंगे। देखिए अभी हम लौह संस्कृति से अलग नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमको जब दक्षिण भारत के क्षेत्र में इस सभ्यता को पढ़ना होगा तो हमको इस महापाषाण संस्कृति को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि हमको लौह संस्कृति के प्रमुख महापाषाण संस्कृति के साथ साथ देखने को मिलेंगे। कहाँ की बात, दक्षिण भारत। तो हमको इसके विषय में बहुत बेसिक जानना है कि ये महापाषाण संस्कृति क्या थी और लोहे के साथ इसका कनेक्शन किस तरह से स्टेब्लिश हुआ। तो हमने नाम देख लिया, स्मारक हमको मिल रहे हैं जहां महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य हमको यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिण और मध्य अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिलेंगे। हम भारत में बात करें तो हमको ज्यादा साक्ष्य मिलेंगे दक्षिण भारत में, इसके दक्कन क्षेत्र में और विंध्य और अरावली के क्षेत्र में हमको ये साक्ष्य ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस महापाषाण संस्कृति को महापाषाण संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष प्रकार की दफनाने की शैली हमको मिलेगी। कौन सी शैली मिलेगी, जो दफनाने की प्रथा है, इसकी शुरुआत हमको कहाँ से मिलती है, लगभग नवपाषाण काल और जो ताम्रपाषाण का काल है उसके स्टार्टिंग से ही हमको ये दफन करने की जो व्यवस्था है वो मिलती है। किसको दफन किया जा रहा है, शवों को दफनाया जा रहा है, उसकी एक अलग तरह की व्यवस्था हमको मिलेंगी। इसके साथ साथ हम इनाम गांव जब देखेंगे और वहां की जो जोरवे संस्कृति के विषय में, वहां पे भी हम देखेंगे कि इन ताम्रपाषाण कालीन स्तरों के ऊपर या इसके
ऊपरी स्तरों में भी इस प्रकार के कब्र मिलेंगे। जो ये महापाषाण कब्र है वो मुख्यतः 3 प्रकार की हमको मिलेंगी। एक चैम्बर वाले कब्र, बिना चैम्बर वाले कब्र और ऐसे महापाषाण जो किसी प्रकार के कब्रों से जुड़े नहीं है, सिर्फ हमको महापाषाणकालीन निर्माण मिलेंगे। कुछ इस तरह से आपको ये महापाषाणिक निर्माण मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक इस तरह के पत्थर से इसको ढका जाएगा, उसको आधार प्रदान किया जाएगा और इसमें भी आप देखेंगे एक आपको जमीन के ऊपर मिलेगा, कभी आपको जमीन के नीचे मिलेगा। तो इस तरह से कब्रों को दफनाने की एक प्रथा हमको देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि हमको 2-4 इस तरह के जो पत्थर मिलेंगे, इसकी बात हम कर रहे हैं, इसको कहेंगे आर्थोस्ट्रैट। फिर हमको जो एक पत्थर ये वाला मिलेगा, इसको कहेंगे क्या, केपस्टोन। अगर हमको ये जो महापाषाण कालीन निर्माण है ये जमीन के नीचे मिलता है तो इसको कहेंगे सिस्ट, और आंशिक रूप से मतलब आधा जमीन में आधा ऊपर हमको मिलता है तो इसे कहेंगे डालमेनाइट सिस्ट। और अगर हमको ये पूरी तरह से जमीन के ऊपर मिलेगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो इसको कहेंगे डालमेन। इसमें कई सारे नाम है, आपको याद रखना हो। ये जो पिलर जैसी संरचना है जिसके ऊपर इसको टिकाया गया, इसको कहेंगे आर्थोस्ट्रैट। ये जो ऊपर पत्थर रखा गया है इसको कहेंगे कैपस्टोन। अगर जमीन के नीचे बना है ये जो पूरा निर्माण है, ये पूरा निर्माण जमीन की यदि नीचे हुआ है तो इसको कहेंगे सिस्ट। अगर आंशिक रूप से मतलब आधा ये जमीन में है और आधा ये बाहर है तब इसको कहेंगे डालमेनाइट सिस्ट। और अगर ये पूरी तरह से जमीन के ऊपर बना है तब इसको कहेंगे डालमेन। कई सारे नाम है, एक दो बार आप देखिएगा याद हो जाएंगे। तो इस तरह की निर्माण प्रक्रिया हमको देखने को मिलेगी। जो आपकी आर्थोस्ट्रेट स्लैब है इनमें एक छिद्र बना होगा जिसको कहते थे पोर्ट। इन पोर्ट होल का उपयोग किया जाएगा मार्ग के रूप में, जिससे सामान को इस कक्ष तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे कक्ष देखेंगे हम केरल और कर्नाटक में हमको देखने को मिलेंगे। जो टोपी काल वाले आपको कब्र मिलेंगे वहां हम देखेंगे कि जार के अंदर शवों को रखकर जमीन के भीतर दफनाया जाएगा। और ये टोपी काल क्या है, टोपी वाले पत्थर मतलब छोटे आकार के पत्थर रखे जाएंगे। और जो दूसरा स्थल आपको मिलेगा उसको कहेंगे कुडई काल। कुडई काल मतलब छाते के आकार के पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के सिर्फ आप इतना समझिए, बहुत टेक्निकल आपको नहीं जाना है, कि अलग अलग आकार के पत्थर बने हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा कब्रों के ऊपर, कब्रों के अंदर या कब्रों के साथ। और ये एक अलग सभ्यता हमको देखने को मिलती है नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल या ताम्र नवपाषाण काल के बाद। हमारे सामने समस्या है कि इसके विश्वासों की और इसके आस्थाओं की जो व्याख्या है वो हमको ठीक से पता नहीं है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत हमको इसके साथ कुछ ज्यादा कनेक्टेड नहीं मिलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिल रहे हैं, लेकिन हम उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो महापाषाण कब्रें हैं ये हमको बार बार देखने को मिलेगी। महापाषाण की जो कब्रें हैं इनमें हमको अस्त्र शस्त्र, मृदभांड, आभूषण की उपस्थिति, ये सब कुछ देखने को मिलेगी। और ये किसका संकेत है, जीवन के बाद या मृत्यु के बाद के जीवन की संकल्पना है। हम देखेंगे जो विंध्य क्षेत्र में आपके महापाषाण काल के स्थल मिले वो संबंधित होंगे ताम्रपाषाण काल से। लेकिन जब हमको प्रायद्वीपीय भारत में यही महापाषाण कालीन संस्कृति मिलेगी तो वो किससे कनेक्टेड रहेगी, लोहे से कनेक्टेड संस्कृति मिलेगी। तो रेफरेंस आप समझिए कि महापाषाण काल की जो संस्कृति हमको मिलेगी उत्तर भारत में मिलेगी, वहां लोहे के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम प्रायद्वीपीय भारत में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे, तो हमको जो लोहे के प्रमाण है वो देखने को मिलेंगे। अच्छा, उत्तर भारत में भी आप ज्यादा उत्तर नहीं जाएंगे क्योंकि जो विंध्य का क्षेत्र है इसके आसपास के ही क्षेत्र में हमको देखने को मिलेगा। और मुख्यतः ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, दक्षिणी भारत। इस महापाषाण कालीन संस्कृति का जो काल मिलेगा वो हमको लगभग 1300 ईसा पूर्व के आसपास से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम देखें लोहे के साक्ष्य के विषय। हमने एक जो महापाषाण कालीन वाला स्थल था या एक विचार था या एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को समझ लिया। उस व्यवस्था के साथ हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे दक्षिण भारत में, ये बात हमने समझ। अब हम देखें जो लोहे के केंद्र है या लोहे के साक्ष्य जहां से हमको डायरेक्टली मिलने हैं, जो हमने 6 केंद्रों की बात। पहला केंद्र उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र, यहाँ हमको जो बलूचिस्तान का केणे कब्र, यहाँ से हमको लोहे के उपकरण मिलेंगे। और जो स्थल यहाँ से हमको मिलेंगे बलूचिस्तान में, वहां डम्बको, जीवानरी, गत्ती, नसीराबाद, जंगिया, मुगल गुंडई और विसेजर, ये प्रमुख स्थान मिलेंगे। यहाँ से जो काल मिलेगा लोहे का 1100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास का काल मिलेगा। बलूचिस्तान में ही हम देखेंगे एक पिराक नामक स्थल है, यहाँ से भी हमको लोहे की प्राप्ति होगी। यहाँ से हमको लोहे की भट्टी भी मिलेगी।
बलूचिस्तान वाले एरिया से हमको लोहे की भट्टी भी मिलेगी। इसका मतलब जो लोहा गलाए जाने की व्यवस्था थी उसको इन लोगों ने कहीं ना कहीं सीख लिया। हम देखें जो गंधार की कब्र संस्कृति, वहां पे भी हमको लोहे के उपयोग का साक्ष्य मिलेगा। और कब? इसके काल 7th में। अब जो आपकी गंधार की कब्र, ये संस्कृति भी कई स्टेप्स में डेवलप हुई है, लेकिन जो इसका 7वां काल है वहां से हमको लोहे के उपयोग के साक्ष्य मिलेंगे। और ये काल कब है? 1000 ईसा पूर्व के आसपास का काल। एक स्थल आपको मिलेगा तिमारगढ़, जहाँ के एक कब्र से भी हमको घोड़े के रास में लगने वाले लोहे की उपलब्धि मिलेगी या इसका साक्ष्य मिलेगा। सरायखोला नामक एक स्थल है, यहाँ का जो कालखंड 3 है, जहां से हमको लोहे के उपयोग के साक्ष्य मिलेंगे। जो आपका कुफकराल कश्मीर में, यहाँ से हमको 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। आपका जो कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र, जहां से भी हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। जो आपका रामगंगा नदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ के उल्लेखनीय नामक स्थान से हम लोहे के साक्ष्य मिलने लगेंगे। और इनका जो तिथि है वो कब की मिलेगी हमको? 1022 से 826 ईसा पूर्व के आसपास। तो हम देख पा रहे हैं कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास से ही हमको लोहे के साक्ष्य जो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करें जो आपका सिंधु गंगा विभाजन क्षेत्र है या इस नदी घाटी का क्षेत्र है, वहां पे हमको कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलेंगे। हम देखेंगे हाकरा का क्षेत्र है, भगवानपुरा बीकानेर का क्षेत्र है, जहां से हमको लोहे की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु जखेड़ा, कौशाम्बी, राजस्थान के नो, इन सब स्थानों से जब आपका ब्लैक एंड रेड वेयर मिलेगा तो उस स्तर से लोहे की प्राप्ति हमको मिलेगी। हाकरा क्षेत्र की हमने जो बात की भगवानपुरा सहित में, क्या होगा? जो आपका चित्रित दूसर मृदभांड का काल, वहां से लोहे के साक्ष्य नहीं मिलेंगे, लेकिन जब ये मृदभांड का काल आगे जाएगा तब हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। चित्रित दूसर मृदभांड संस्कृति में अगर हम देखें तो सबसे पहले अहिछत्र कहाँ पे है? बरेली में, मतलब यूपी में। यहाँ पे हमको लोहे का साक्ष्य मिलेगा। हस्तिनापुर में हम देखेंगे, यहाँ पे उत्खनन किया किसने? बीबी लाल ने। यहाँ पे भी हमको साक्ष्य लोहे के मिलेंगे। तो हमने जब मृदभांड वाली वीडियो की थी तो हमने उसको इसी रेफरेंस में की थी कि हमको किस तरह के मृदभांड कहाँ कहाँ मिल रहे थे और किस समय काल के साथ मिल रहे थे। क्योंकि अगर आपको जो मृदभांड संस्कृति है वो ठीक से समझ में आई होगी, तभी आप समझ पाएंगे कि चित्रित दूसर मृदभांड के साथ क्यों नहीं मिल रहा है और बाद के काल में हमको क्यों मिल रहा है। अगर हम चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को देखते हैं, हमको बहुत सारे स्थानों पे फैली हुई मिलेगी, लेकिन इसका मुख्य केंद्र सिंधु गंगा विभाजन क्षेत्र, सतलज नदी घाटी क्षेत्र, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र रहा है। और इसका जो तिथिक्रम हमको मिलेगा 1100 से 500 से 400 ईसा पूर्व के आसपास का मिलेगा। और यहाँ जो जीवन होगा वो कैसा होगा? नगरीय जीवन हमको देखने को मिलेगा। अगर हम चित्रित दूसर मृदभांड काल को देखें तो ये हमको 4 तरह के स्तर विन्यासों में मिलता है। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का जो भरतपुर एरिया है और इसके कालखंड 1 में जो गैरिक मृदभांड संस्कृति का, जहां से हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। राजस्थान का जो जोधपुरा है, पूर्वी राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से हमको लोहे के गलाने के फर्नेस मिले। उसके साथ हम देखेंगे पूर्वी राजस्थान का जो आहार नामक, यहाँ से हमको लोहे के उत्पादन के साक्ष्य मिलने लगेंगे। फिर हम आपका देखिए मध्य गंगा नदी घाटी क्षेत्र, जहाँ पे लोहे की शुरुआतों को बहुत पुराने टाइम से देखने को मिलेगी। जैसा हमने पहले भी देखा, ब्लैक एंड रेड मृदभांड संस्कृति का एक स्थल है लखनऊ के निकट दादूपुर, यहाँ से हमको जब मिलेगा लोहे का तो ये पता लगेगा कि ये लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास पहली बार उपयोग में लाया गया। एक स्थान मिलेगा मल्हार। मल्हार में आप देखेंगे कि लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास आपको ये साक्ष्य मिलेगा। फिर एक स्थान मिलेगा राजा नल का टीला या किला, यहाँ पे हमको इसकी शुरुआत 1300 ईसा पूर्व के आसपास मिलेगी। इलाहाबाद में हम देखेंगे तो हमको 1300 ईसा पूर्व के आसपास शुरुआत मिलेगी। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो आपका मध्य गंगा नदी घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पे भी लोहा सब जगह एक साथ प्रयोग में नहीं आया। कुछ स्थानों पे ये 2000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हो जा रहा है, कुछ स्थानों पे ये 1300 ईसा पूर्व के आसपास तक प्रारंभ हो रहा है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में गंगा नदी घाटी क्षेत्र में भी लोहा विकसित हो रहा है। बिहार में अगर हम देखें और बंगाल में अगर, तो हमको काला और लाल मृदभांडों का उसी के साथ हमको लोहा देखने को मिलेगा। जब हम देखें चिरात को, सोनपुर को, ताराडीह को, बहिरी को, महिषदल को, भरतपुर को, इन सारे स्थलों को जब हम देखें जो बंगाल और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में है या इन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो हमको पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व और पहले 3 सदियों में हमको ये साक्ष्य देखने को मिलेंगे। मतलब 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के आसपास हमको बंगाल और बिहार के क्षेत्र में लोहा प्रमुख भूमिका में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखें जो आपका महिषादल है, जो आपका स्थित है कोपाई नदी के
तट। यहाँ पे हमको आरंभिक लोहे के जो साक्ष्य मिलेंगे वो नवपाषाणकालीन स्थलों के साथ मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में हम देखें अजय नदी घाटी का क्षेत्र, यहाँ पे स्थल है पाऊ राजा ढीबी। यहाँ पे ताम्रपाषाणकालीन स्तर से लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। बाहिरी और मंगलकोट जैसे स्थलों को हम देखें तो अजय नदी घाटी में भी हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। देखिए बंगाल और बिहार में भी यही हो रहा है कि इसके अलग अलग स्थानों से हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात कि कुछ स्थानों पे काला और लाल मृदभांड सभ्यता के साथ हमको ये मिलेंगे और कुछ स्थानों पे इस सभ्यता के बाद हमको देखने को मिलेंगे। तो किस सभ्यता के साथ हमको लोहा मिल रहा है ये चीज हमको थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखना होगा। जो बाहिरी का क्षेत्र का कालखंड है 1112 से 803 ईसा पूर्व का कालखंड है। यहाँ से ब्लैक एंड रेड मृदभांड संस्कृति का काल हमको मिलेगा और उसी समय पे लोहे के अयस्क वो हमको बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र से मिलेंगे। अब हम देखें मध्य भारत के क्षेत्र को, तो जो चंबल नदी घाटी का क्षेत्र है यहाँ पे स्थित नागदा और बीना नदी घाटी के तट पे स्थित केरल जो आपके कनेक्टेड है किससे, ब्लैक एंड रेड मृदभांड संस्कृति से, जहां से हमको लोहे का साक्ष्य मिलेगा। नागदा की अगर हम बात, जो आपका चंबल नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, इसका कालखंड जो वन है वो कनेक्टेड है किससे, मालवा संस्कृति। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो आप ये मान के चलिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ब्लैक एंड रेड कहाँ से आ जा रहा है, मालवा संस्कृति एकदम से कहाँ आ जा रही है, इसका कालखंड की कहाँ से बात की जा रही है। आपको पीछे की वीडियोस देखने होंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हम किस संस्कृति की, किस कालखंड की, किस मृदभांड की बात कर रहे हैं। इस नागदा स्थल में भी हम देखें जो इसका कालखंड सेकंड है वो कनेक्टेड है किससे, ब्लैक एंड रेड मृदभांड से। तो नागदा एक लंबे समय तक हम इसको जब अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि कई कालखंडों में हमको ये देखने को मिलता है। पहला मालवा से, दूसरा ब्लैक एंड रेड मृदभांड और लोहे के साक्ष्य उसके साथ आपको देखने को मिलेंगे। एरेन में हम देखें इसका कालखंड 1 ये किससे कनेक्टेड है, मालवा से। कालखंड 2 देखें ये किससे कनेक्टेड है, ब्लैक एंड रेड मृदभांड से। और यहीं से शुरुआत होती है लोहे की, कहाँ पे, एरेन में। एरेन में जो स्थिति कहाँ, बीना नदी घाटी क्षेत्र में, और चंबल नदी घाटी क्षेत्र में स्थित स्थल कौन सा है, नागदा। इन दोनों के जो ब्लैक एंड रेड मृदभांड संस्कृति का काल है वहां से हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। जब इन दोनों स्थलों पे कालखंड 1 तब जब मालवा संस्कृति का काल होगा तब हमको लोहे के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। लेकिन जब इसका कालखंड 2 आएगा जो ब्लैक एंड रेड मृदभांड का काल होगा तब हमको लोहे के साक्ष्य इन क्षेत्रों से मिलेंगे। उज्जैन में हम अगर देखें तो जो लोहे के उपकरण है ये हमको कब मिलेंगे, ब्लैक एंड रेड मृदभांड संस्कृति के काल से मिलेंगे। मध्य प्रदेश जो आपके संबंधित है किससे, महापाषाण काल, उसमें घनौरा, सोनाभीर, कड़ी भंडारी, चिराचोरी, मजगहन, सोरारा, कब्रहाटा, संकलपली, मेलवाड़ा, अंडागुंडा, नेल कांकेर, इन सारे स्थलों से हमको साक्ष्य मिलने लगेंगे। तो हमने देखिए मृदभांड वाले वीडियो में बहुत डिटेल से समझा था कि कौन सा मृदभांड किस क्षेत्र से कब कब मिलता है। और अब हम देख पा रहे हैं कि जो मृदभांड संस्कृति है उस मृदभांड संस्कृति के साथ साथ ही हमको लोहा विकसित होता मिलेगा। अगर हम दक्कन क्षेत्र, तो यहाँ भी ब्लैक एंड रेड मृदभांड संस्कृति जब विकसित होगी तब हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो महापाषाण संस्कृति का काल हो उसमें भी लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। दक्कन क्षेत्र में ब्लैक एंड रेड मृदभांड का काल, महापाषाण काल, संस्कृति का काल, इन दोनों स्थलों पे हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। नायकुंड में हम देखेंगे तो हमको लोहे का बना कुदाल मिलेगा। और एक स्थल आप ध्यान रखें, महुर झारी। इस महुर झारी में मनके बनाने का एक कारखाना हमको प्रमुख रूप से मिलेगा। अगर हम आपके महुर झाड़ी और नायकुंड स्थल को देखें जो संबंधित है किससे, महापाषाण काल, यहाँ पे लोहे की और तांबे के आभूषण से सजी घोड़ों के अवशेष हमको देखने को मिलेंगे। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो जो आपका लोहे की शुरुआत है वो नवपाषाण काल और महापाषाण स्त्रों से हमको मिलने लगता है। इसमें भी हम ध्यान देंगे जो आपका महापाषाण संस्कृति का, जहाँ पे हमको ये विस्तृत रूप, हम अगर स्थलों को देखें तो तमिलनाडु में आदिचनल्लूर, अमृतमंगलम, कुंटूर, सनूर, वासुदेव नल्लूर, तेनकासी, कोरकई, कायल, कुलगुमलाई, पेरुमलमलाई, पूकोट्टऊ, तिरुक्कम पुलियार, पोउगट्टूर, ये सारे स्थल किससे संबंधित होंगे, लोहे से संबंधित। केरल में हम देखें तो पुटीमट्टू, वेंककल, सेनकुट्टा, मुथुकर, पेरिया कनाल, माचड़, वैजनन्नूर, मंगऊ, ये सारे स्थल आपको मिलेंगे। तो नाम थोड़े से टिपिकल है लेकिन दक्षिण भारत के जो महापाषाण कालीन संस्कृति है वहां से हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। यही हम देखें जो कर्नाटक का क्षेत्र, जहां से भी हमको महापाषाण संस्कृति के साथ साथ लोहे के साक्ष्य देखने को
मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो कदमपुर, नागार्जुनकोटा, जलेश्वरम, गल्लापल्ली, ताड़पड़ी, मीरापुरम, अमरावती, ये सारे किसके संबंधित है? महापाषाण केंद्र से संबंधित है और इन्हीं के साथ साथ हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। अगर हम इस महापाषाण केंद्र को ब्लैक एंड रेड मृदभात संस्कृति से जोड़ के देखें या दोनों को कनेक्ट करके देखें तो हमको श्रीलंका के क्षेत्र में भी लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। हम ओवरऑल पूरे महापाषाण केंद्र को देखें तो यहाँ पे हमको लोहे की वस्तु अधिक मात्रा में मिलेंगी किसी अन्य धातु की मात्रा से। और जो महापाषाण कालीन संस्कृति है, यहाँ पे लोगों के दैनिक जीवन लोहे का उपयोग बड़े पैमाने पे हो रहा था, इस बात के हमको साक्ष्य मिलते हैं। हम देखेंगे जो पय्यमपल्ली का स्थल है कर्नाटक में, यहाँ पे स्थानीय स्तर पे लोहे को गलाने का कार्य किया जा रहा था। अगर हम रिकैप के रूप में एक बार इस पूरे वीडियो को देखना चाहें, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो आप जिन बेसिक चीजों को ध्यान रखें वो हम देख लेते हैं बहुत शॉर्ट। तो एक तो एग्जाम्स में ये पूछा जा रहा है, बहुत सारे स्थल हैं, इसके जो तकनीकी है उस पर बात की गई है कि लोहा किस तरह से डेवलप हो रहा है। हमने कुछ टेक्निकल एंगल देखे, गंगा नदी घाटी में किस तरह से विकसित हो रहा है, उस पर क्या क्या विवाद है, भारत से ये तकनीकी विकसित हुई या बाहर में विकसित हुई, स्थानीय रूप से विकसित हुई, किस तरह से विकसित। फिर हमने इसके टेक्निकल पार्ट को उसको देख लिया कि लोहा जो गलाने की प्रक्रिया है वो क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किस तरह की भट्टी, किस तरह का टेम्परेचर, एयर सप्लाई कैसे चाहिए, वो सब हमने देखा। फिर हमने देखा जो लौह अयस्क के क्षेत्र वो किन किन स्थानों पे हमको विकसित मिलते हैं, किन किन स्थानों पे उनकी शुरुआत हमको देखने को मिलती है। फिर हमने ये समझा कि लौह युग हम कहेंगे कि इसको, किससे हम ये मानेंगे कि ये लौह युग की शुरुआत। उसके बाद हमने लौह युग के क्षेत्र को 6 पार्ट में तोड़ के देखा कि किन किन स्थानों से हमको लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। तो हमने इन स्थानों को देखा था, उत्तर पश्चिमी बलूचिस्तान के स्थानों को देखा था, गंगा नदी घाटी के क्षेत्र को देखा था, जहां हमको सबसे पहले इसके साक्ष्य देखने को मिलेंगे। हमने इनको कनेक्ट किया था मृदभांड संस्कृति से। जैसे दक्षिण भारत संस्कृति में हमने देखा था कि ये कनेक्टेड हो जाएंगे महापाषाण काल से, प्लस इनमें मृदभांडों की जो कैटेगरी है लाल और काला मृद के साथ साथ हमको ये संस्कृति देखने को मिलेगी। विदर्भ में, दक्कन में और दक्षिण भारत में हमने देखा था कि लगभग सेम व्यवस्था हमको देखने को मिलेगी कि महापाषाण काल संस्कृति होगी और काला और लाल मृदभांड होगा। राजस्थान क्षेत्र को भी हम देखेंगे या पूरी भारत के भी क्षेत्र को हम देखें तो आपका जो ब्लैक एंड रेड मृदभांड का काल है, इस पे हमको ये संस्कृति देखने को मिलेगी। कौन सी संस्कृति? लोहा संस्कृति या लौह से संबंधित। तो अलग अलग मृदभांडों से कनेक्ट होकर हमको ये संस्कृति मिल रही। आशा करता हूं आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसका मतलब आप में बहुत पेशेंस, ये मान के चलिए कि अगर इतने पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देख, मैं जानता हूँ कि वीडियो काफी लंबा, काफी लेंथी है और इसमें जो टेक्निकल एंगल वो बहुत ज्यादा है, फैक्ट इसमें बहुत ज्यादा है, आइडियोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा है। तो आपको बहुत शांत दिमाग से देखना होगा, तभी जाके आप इस पूरी वीडियो को देख। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आपके कोई डाउट तो कमेंट करके आप प्लीज पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।